हेलो गाइस, द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आप सबका एक नए पॉडकास्ट एपिसोड जिसका नाम है माल्टा में पाकिस्तानी ज़िंदगी में खुश आमदीद कहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं मेहमान खसूसी हैं फ़ारूक मसीह, जिनका ताल्लुक़ माल्टा से है। और वो आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, सच्चाई के बारे में और जद्दोजहद के बारे में कि किस तरह से उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल की। और तो बिना वक्त ज़ाय किए हम सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। जी, तो फ़ारूक साहब, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। जी फहद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने पॉडकास्ट के ऊपर मुझे बुलाने के लिए। काफ़ी अरसे से वक्त जो है वो टाल बटोल हो रहा था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ का जो टाइम स्केजूल है वो बड़ा टफ है। स्टडी, काम, डे नाइट, रेस्ट ऑफ, इस तरीके से ड्यूटीज़ चल रही होती हैं। तो इस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर जो है ना, अपने आप के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकालना कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि माल्टा जाने का ख्याल आपको कैसे आया? जी, आपका दूसरा सवाल बड़ा ही कमाल का है कि मैंने कोई इतनी रिसर्च नहीं की थी जब मैं माल्टा आने वाला था, लेकिन ये खुदा का ही ज़रिया था। हाँ, मेरी सोच ज़रूर थी कि मुझे अपने मुल्क से बाहर जाना है, कुछ अच्छा फ्यूचर अपने बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। लेकिन माल्टा के बारे में 2019 में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, और मैं भी उनमें से एक ही था। और मेरी कोई इतनी रिसर्च नहीं थी। हाँ, मेरे एक दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं, उनके कुछ जानने वाले यहाँ पर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होता है। मैंने किया, और खुदा को शायद यही मंजूर था, और मैं माल्टा पहुँच गया। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपने पाकिस्तान छोड़ा तो आपकी क्या तवक्कुआत थी और वहाँ जाकर हकीकत क्या निकली? जी फहद साहब, आपका दूसरा सवाल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस पॉडकास्ट के लिए। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जब मैं माल्टा में आया हूँ। कोई मेरी ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि जी मुझे मुल्क से बाहर जाना है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे इस चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है कि जब आप अपना शहर भी बदली करते हैं तो आप परदेश में होते हैं, तो आपको कोई नहीं जानता, आपको बिल्कुल बिगनिंग करनी है, और बिगनिंग इज़ ऑलवेज टफ। जब भी आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, आपके लिए मुश्किलात रहती हैं। मैंने भी फेस की हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे, फिर वो जब नहीं पूरी होती तो उतनी ज़्यादा तकलीफ भी महसूस होती है। तो इस वजह से मैंने कभी उम्मीदें नहीं लगाई। और उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरीके से थी कि आज से बहुत ज़्यादा बेहतर था पाकिस्तान। मैं ज़्यादा तो कुछ चीज़ें नहीं बता सकता कि क्या बदली है, लेकिन उस वक्त यूरो जो है, 1 यूरो पाकिस्तान के अंदर 180 रुपीज़ का था। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब 1 यूरो 330 का हो चुका है। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता सकता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि माल्टा पहुँचते ही आपका तासुर क्या था? यानी कि क्या कल्चर शॉक लगा आपको? जी, दूसरा आप जो कह रहे हैं सवाल के कल्चरल शॉक, उससे पहले जब मैं लैंड हुआ तो सबसे पहले एक शॉक ये था कि मैं अक्टूबर में आया था। तो मुझे इतना पता था कि जी यूरोप में सर्दी होती है, चले वो तो ठीक है, लेकिन मैं बारिश के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और मैं जब आया तो एक दफ़ा बारिश होके सूरज निकल चुका था। और खैर, मैं जो मैंने जगह बुक की थी मैं वहाँ पर रहा, और उस रात ज़ोरदार बारिश, सुबह तक बारिश, और टाइम का भी बड़ा डिफरेंस हुआ। मुझे क्लॉक पे टाइम चेंज हो गया, और वेदर का जो है ना एक बड़ा चेंज मिला कि माल्टा के अंदर बारिश जो है वो अक्टूबर के सीज़न से स्टार्ट होती है, वो ऑल द वे आपको आपको मई अप्रैल तक मिलेगी। और इन सीजन्स में पाकिस्तान के अंदर बारिश नहीं होती। पाकिस्तान का मानसून सीज़न जो है वो आई थिंक जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चेंज मिली। और जो कल्चरल है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। इसकी मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक शॉर्ट बात बताऊं कि जी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज है। और लैंग्वेज आई थिंक फर्स्ट पॉइंट है जिसके बाद आप कल्चर को जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं कि वहाँ के लोगों का बर्ताव कैसा है पाकिस्तानियों के साथ? जी, डे टू डे लाइफ के अंदर एज अ पाकिस्तानी मैं कहूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तो मोस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपकी तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो। हाँ, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं।
वो पाकिस्तान में भी है, वो इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में भी है, और माल्टा भी दुनिया का एक हिस्सा है। तो कभी ना कभार कोई ऐसे आपको लोग मिल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, या कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो ये एक आम बात है, लेकिन मोस्टली आपका बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। मुझे इतना अरसा हो गया, मैं अगर परेशान होता तो यहाँ से चला जाता। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि क्या जुबान का मसला वहां पर महसूस होता है या सब कुछ इंग्लिश में ही करना पड़ता है? जी, डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं फेस होता, क्योंकि जो 40 साल 50 साल की उम्र तक के लोग हैं वो आपको कम ज़्यादा इंग्लिश बोलते हुए नज़र आएंगे। और जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं स्कूल में, वो तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एल्डरली हैं, जो 60-70 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा टफ है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी माल्टीज़ रहती है। तो मैं भी, क्योंकि 5-6 साल होने वाले हैं मुझे, तो थोड़ी बहुत माल्टीज़ बोल लेता हूँ जो डे टू डे लाइफ के अंदर मेरे कम्युनिकेशन में आती है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँ। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि वहाँ कोई ऐसे मौके या कोई ऐसे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पर तकरीबन सारे पाकिस्तानी एक जगह जमा हो सकें? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ की लाइफ पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ से रहते हुए किसी से भी वक्त लेना बहुत मुश्किल है। हर शख्स मसरूफ़ है। अगर वाइफ डे की ड्यूटी कर रही है तो हस्बैंड नाइट में कर रहा है, कोई आफ्टरनून में कर रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि दोनों शख्स एक जगह मिलें। हाँ जी, कुछ जो ख़ास आप कह सकते हैं दोस्त हैं जो वक्त निकाल लेते हैं किसी तरीके से, या किसी ख़ास मौके पे हम लोग जैसे ईस्टर या क्रिसमस पे मिलते हैं, या चर्च एक्टिविटी में मिलें। अदरवाइज़ खसूसन किसी के घर जाना या किसी को किसी भी टाइम बुला लेना बहुत मुश्किल है। आपको टाइम लेना पड़ता है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब नेक्स्ट मुझे ये बताएं कि क्या वहाँ पर जो सोशल लाइफ है वो पाकिस्तान जैसी है या वेस्टर्न कल्चरल है वहाँ पर? जी, माल्टा की सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है। और जिस तरीके से ये मॉडर्नाइज होता जा रहा है, हर दिन समझें कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये जो जनरेशन जो लास्ट अपने लेके चल रही है अपने बैकग्राउंड को, समझें ये ख़त्म है। अब ये लोग जाएंगे, आइंदा से जो नए स्कूल से बच्चे उठ के आ रहे हैं, या 20-30 के साल के लोग भी, नौजवान जो है, वो आपको बिल्कुल वेस्टर्न ट्रेंड में घूमते फिरते नजर आएंगे। जो पुराने मॉल्टीज़ बुजुर्ग हैं वो मॉल्टीज़ कल्चर या ट्रेडिशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नए लोग नहीं देते। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो यूके के साथ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो यूएस के साथ। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि माल्टा में जो गैर मुल्की हैं उनके लिए कवानीन सख्त हो रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि इमिग्रेशन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ही हाथ टाइट किए हैं। आप सिर्फ माल्टा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि माल्टा एक छोटी जगह है। यहाँ पर पहले से ही, शुरू से ही इमिग्रेशन के ऊपर हाथ टाइट थे। लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन जिसको जहाँ कहीं बेहतर मौका मिलता है वो चला जाता है। तो इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है जी माल्टा की। आप जर्मनी देख लें, आप यूके देख लें, यूएस देख लें, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिपोर्टिंग हो रही है। जो कहीं भी आपको इलीगल नज़र आएगा वो अपने घर जाएगा। अगर आप लीगली रह रहे हैं, भाई मुझे 6 साल होने वाले हैं, कुछ भी नहीं होगा। इलीगल स्टेटस के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि फूड कोरियर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए पाबंदियां और डेपोटेशन की खबरें आती हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये चीज़ें पाकिस्तानियों को मुतासिर कर रही हैं? जी, फूड कोरियर्स और टैक्सी वालों के ऊपर बैन, ये एक पॉलिटिकल आंसर है इसका। क्योंकि आप खुद देखें कि माल्टा एक छोटी जगह है, बहुत छोटी है। कराची का शायद पूरा बल्दिया टाउन ले लें तो माल्टा बन जाता है। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है इतना उस तरीके से नहीं डेवलप्ड, क्योंकि माल्टा एक लैंडस्केप है। लोग यहाँ पर क्लिप्स के लिए आते हैं, बीच के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने नहीं आते। ये आप मेक योर सेल्फ क्लियर कि अगर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखनी है, आप बर्लिन जाएं, आप म्यूनिक चले जाएं, आप पेरिस चले जाएं, ये वो जगह है। लेकिन जब आपको लैंडस्केप्स देखने हैं, कुदरत के करीब आना है, तो फिर आपको माल्टा आना है। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके से डिज़ाइन है। बहुत कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 4-4 लाइनें वाले रोड मिल रहे हैं। इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जितने लोग हैं माल्टा के अंदर उतनी ही गाड़ियाँ। इस वजह से टैक्सी वालों के ऊपर
थोड़ा सा क्रैकडाउन रहता है, डिपोर्टिंग होती है। लेकिन ये सिर्फ माल्टा में ही नहीं है, मैं इसका भी ये कहता हूँ पूरी दुनिया में है। आप कहीं भी एक हद से किसी एक ही प्रोफेशन में आते जाएंगे तो भाई रोड पे लोगों ने चलना भी है, अब सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाएगी। एक आम इंसान की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी इस चीज़ के साथ। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर इंटीग्रेशन का अमल कैसा है, या वहाँ पर आप इजीली शहरियत जो है वहाँ की आप हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक फॉरेनर जो है वो मॉल्टी सिटीज़न बन सकता है। कानूनी हैसियत 8 साल से 10 साल के बाद वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और 5 साल के लिए 5 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बिल्कुल उसके पास इख्तियारात हैं। जब आपने बात की है कि जी इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, तो ये हर कंट्री के लिए ज़रूरी हैं, और माल्टा भी इनमें से एक है। आपको यहाँ की लैंग्वेज करनी पड़ती है, आपको यहाँ का कल्चर सीखना पड़ता है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ता माल्टा क्योंकि एक छोटी जगह है, तो सबको पासपोर्ट बांटने लग गए तो मेरे ख्याल जो आधे लोग हैं वो तो समंदर में ही जाके सिटीजनशिप लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अगर तो आपका स्किल भी जो है वो प्रायोरिटी में आ रहा है, अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आईटी इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको पासपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप लेबर में हैं तो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि माल्टा में आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? जी वैसे तो पूरा माल्टा ही मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। माल्टा में क्लिफ्स हैं, बीचेस हैं, आपको हाइकिंग के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी। लेकिन एक ऑफ कोर्स अगर डिसाइड करना पड़े तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे डिंगली क्लिफ बहुत ज़्यादा पसंद है। एक क्लिफ है बहुत बड़ा पहाड़ का, और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, और मुझे वहाँ से जो मंज़र है वो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपका भी कभी वाक़या हो माल्टा आना तो आप डिंगली क्लिफ ज़रूर आएँ। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी डिंगली क्लिफ के बारे में, आप देखें और आपको यकीनन मेरे जैसी फीलिंग आएगी। फारूक साहब नेक्स्ट में आप मुझे ये बताएं कि ज़रा वहाँ पर पाकिस्तानी खाना इजीली मिल जाता है, या आपको खुद कुक करना पड़ता है, या इसके लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह बाकायदा तौर पर माल्टा में आपको मिलते हैं या नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज़। जी पाकिस्तानी खाने की तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि जब मैं माल्टा आया था तो बहुत ज़्यादा कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं थे। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स तब भी कुछ थे, और अब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ज़्यादा तादाद में है। लेकिन इंडियन खाना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो हमारे जैसे मसाले नहीं होते जैसे पाकिस्तान के अंदर होते हैं। लेकिन अब आपको पाकिस्तानी खाना मिल जाता है। आपको काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी माल्टा में बन चुके हैं 5-6 साल के अंदर। और पाकिस्तानी खाना जो है ज़्यादातर लोग घर पर ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ऐसा समझे कि आपको अच्छी जगह से खाना अगर एक बंदा भी खा रहा है तो उसके 20-22 यूरोज़ लग जाएंगे। तो सैलरीज जो होती हैं यूरोप के अंदर वो कोई ऐसा नहीं होता 20,000 यूरो 30,000 यूरो सैलरी हो गई, नहीं। कुछ लोग जो मिनिमम सैलरी है जो एक क्लीनर ले रहा है माल्टा के अंदर वो 850 यूरोज़ लेता है, टैक्स कट कटा के उसको 800 मिल जाते हैं। इसी तरीके से चलता है। तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है अपने रेंट और ये सारी चीज़ें देने के बाद? तो फिर ये बात बनती है। लेकिन पाकिस्तानी खाना अवेलेबल ज़रूर है, अब आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट फारूक साहब मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो, या आपने कभी ऐसा सोचा हो या महसूस किया हो कि अब यहाँ पर नहीं रहना, या वापस पाकिस्तान आने का ख्याल आपके दिल में आया हो? जी जैसे कि मैंने अपने पहले सवाल में कहा, और अब भी यही बात है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। मुझे कभी भी ये सोच नहीं है कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। मैंने कोविड जैसा वक्त गुजारा है घर में क्वारंटाइन होके, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे माल्टा से जाना है। मुझे स्ट्रगल करने की आदत है, मैं पाकिस्तान में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही हूँ, और खुदा करे ऐसा ही रहे कि मेरे इरादे जो हैं वो मजबूत रहें और मैं हमेशा अपने काम में फोकस्ड रहूँ। मेरे पास ये सारी चीज़ें सोचने का वक्त ही ना हो। अच्छा फारूक साहब, हमारी जो वीडियो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई पाकिस्तानी माल्टा में आना चाहे तो उसके लिए आपकी 3 गोल्डन टिप्स क्या हो सकती हैं? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आज के दौर में दुनिया माल्टा आना चाहती है और माल्टा छोटा सा है। तो मैं एक टिप दूंगा आप लोगों को कि आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं माल्टा के अंदर। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है, आपको इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरे नंबर पे अगर कोई माल्टा आना चाहता है वर्किंग के लिए, तो इस वक्त आपको लेबर के लिए तो वीज़ाज़ मिलने बहुत मुश्किल हैं। हाँ, अगर आप कोई स्किल्ड हैं, अगर आप किसी चीज़ के टेक्नीशियन हैं या आईटी इंजीनियर हैं या डाटा एनालिस्ट हैं, नर्स हैं या डॉक्टर हैं, तो आपके लिए चांसेस अच्छे हैं, और इनफैक्ट आपके लिए पीआर के या सिटीज़नशिप के भी चांसेस होते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो है कि आपको स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो फिर माल्टा के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि आपका अगला स्टेप क्या है, यानी आपने यहीं माल्टा में सेटल होना है या इसके अलावा आपने यूरोप या किसी और कंट्री में जाना है या वापसी पाकिस्तान का प्लान है आपका? मैं अपने करंट सिनेरियो में स्टडी कर रहा हूँ, अच्छी जॉब है मेरे पास, तो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं माल्टा छोड़ के जाऊँ। हाँ, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं इस वक्त अपने पीआर के करीब हूँ, मुझे 5 साल हो चुके हैं और इन प्रोसेस हूँ। मेरा पीआर हो जाए और अपने लाइफ के कुछ और मेरे अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर मैं अपने पूरे करूँ, फिर मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि मुझे क्या यहाँ पर रहना चाहिए या जाना चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन जो खुदा चाहता है वो ही होता है। जी, तो फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त के लिए जो आपने हमें प्रोवाइड किया, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ चंद अल्फाज हों कहने के लिए तो वो आप कह सकते हैं। जी फहद साहब, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अपने पॉडकास्ट के ऊपर बुलाने के लिए। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ काम करने का, और फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की सीरीज़ और इस तरीके का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी ज़िंदगी माल्टा में कैसी है या किस तरह से एक पाकिस्तानी माल्टा में सर्वाइव कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।